नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त माह से बन सकने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव प्रताप शुक्ला। ये दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और इन्हें ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह आचार समिति राज्यसभा के सांसदों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए वर्ष 1997 में गठित की गई थी। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीते दिनों किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानी वाली योजना को अनुमति प्रदान की है। यानी कि अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। पहली है कर्नूल जो कि ज्यूडिशरी कैपिटल होगी, यानी कि यहाँ पे राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। दूसरा है गुंटूर जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और तीसरी है विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। तो आपको इन तीनों राजधानियों के नाम याद रखने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वी.आर. चौधरी। ये दोस्तों वी.आर. चौधरी जिन्हें भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन हैं? तो आर.एस. भदौरिया वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और बात करें भारतीय वायुसेना की तो इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। तो आपको इसका स्थापना वर्ष भी याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स में गृह मंत्रालय ने आईपीएल 2020 को आयोजित करने की अनुमति दी है। और यह खेल सितंबर से स्टार्ट होकर नवंबर तक चलेगा और इसका फाइनल नवंबर में खेला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शशिधर जगदीशन। ये दोस्तों शशिधर जगदीशन जिन्होंने आदित्य पुरी का स्थान लेते हुए यह एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख बन गए हैं। बात करें दोस्तों आदित्य पुरी की, ये पिछले 26 सालों से एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद पर तैनात थे और इनके बाद इनका स्थान शशिधर जगदीशन ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामहिम राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। ये दोस्तों मनोज सिन्हा जो कि मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री के रूप में तैनात थे और वर्तमान में ये किसी भी पद पर नहीं थे। तो इन्हें ही मोदी सरकार ने जो है इनके नाम की सिफारिश की और महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इयोन मॉर्गन। ये दोस्तों इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं और यही महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले
क्रिकेटर बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार जोशी। ये दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी जो कि वर्तमान में यूपीएससी के सदस्य थे और इन्हें ही अरविंद सक्सेना के रिटायरमेंट होने के बाद यूपीएससी का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों यह एक संयोग ही है कि वर्ष 2019 के टॉपर का नाम भी प्रदीप सिंह है और यूपीएससी के नए अध्यक्ष भी बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कहां से कहां के मध्य शुरू की गई है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवलाली से दानापुर। दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में एक जगह है देवलाली और बिहार के पटना में एक जगह है दानापुर। तो नासिक से पटना के बीच यानी कि देवलाली से दानापुर तक भारत की पहली किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। दोस्तों इस ट्रेन में क्या है, तो इस ट्रेन में किसानों द्वारा पैदा की गई फलों और सब्जियों को रखा गया है जिससे इन्हें बिना सड़े हुए जल्द से जल्द अन्य राज्यों तक वितरण के लिए पहुंचाया जा सके। और इस किसान ट्रेन को स्टार्ट करने का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा जो ये शुरुआत की गई है कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसी के क्रम में एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग कौन बने हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जीसी मुर्मू जो कि गुजरात कैडर के एक आईएएस अफसर हैं और इससे पहले जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट थे और इन्हें ही भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पीएस रानीपत से। ये दोस्तों पीएस रानीपत से जो कि ओडिशा कैडर के एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें ही सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महिंद्रा राजपक्षे। ये दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे जिन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है और शपथ ग्रहण करवाई है। यहाँ पे आप यह भी कह सकते हैं कि छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे का अभिवादन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वैक्सीन को आधिकारिक रूप से किस देश ने पंजीकृत कराया है? तो दोस्तों जैसे कि पूरी दुनिया को इंतजार था कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्द से जल्द बने, तो रूस ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी घोषणा करते हुए ये कहा है कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और इसको इसने जो है पंजीकृत भी WHO से करा लिया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो स्पुतनिक वैक्सीन इसका आधिकारिक नाम है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो दोस्तों इंदिरा शब्द लगा है यानी कि यह उस राज्य में स्टार्ट की गई होगी जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के वन और ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों आप इनका चेहरा समझ गए होंगे। ये हैं हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और इन्होंने ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक
कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अच्छा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी क्यों है? वेंकैया नायडू जी ने अपने उपराष्ट्रपति के पद पर 3 साल पूरा करने के उपरांत अपने अनुभवों को समेटकर उन्होंने इस पुस्तक में जो है संग्रहित किया है, जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा पहला शहर है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का प्रयोग किया है? दोस्तों, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा यहाँ पे एक आदमी का जो है चित्र दिखाई देता है, लेकिन मुंबई जो है पहला शहर बन गया है जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का प्रयोग किया है, यानी कि यह समाज को लैंगिक समता की एक नज़ीर के रूप में इसको जाना जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेरोजगारों से कहा है कि आप हताश मत होइए, आप अपना कोई नया उद्यम शुरू करिए और राज्य सरकार आपको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएगी। और इसी लोन को प्रोवाइड करने की योजना का नाम दिया गया है कर्म साथी प्रकल्प योजना, यानी कि आप अपना कर्म करिए, राज्य सरकार आपके उद्यम में साथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को स्थान मिला है? तो दोस्तों, पिछले साल की तरीके इस साल भी अक्षय कुमार को फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में 6वें पायदान पर रखा गया है, यानी कि पिछले साल तो इनकी रैंक 4थी थी, लेकिन इस बार ये दूसरी 2 रैंक खिसक के नीचे आ गए हैं, लेकिन टॉप 10 में इनका नाम शुमार किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना। ये दोस्तों राकेश अस्थाना जो कि एक आईपीएस अफसर हैं और इससे पहले सीबीआई प्रमुख के रूप में भी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, और इन्हें ही बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1959 में जो है प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को लॉन्च किया है। येलो चेन के तहत क्या किया जाएगा? राज्य में सतत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी कि इसको शॉर्टकट में लिखते हैं OS, OW और OG, इस योजना की घोषणा किसने की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। और इस योजना के थ्रू सूर्य के द्वारा जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उन सभी को ISA, ये जो है संस्था है, इसके सदस्यों को समान रूप से सूर्य के प्रकाश का वितरण करना है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसमें क्या है कि जितने भी आपके उष्णकटिबंधीय देश हैं, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं, उन सभी देशों पर सूर्य की जो सूर्य तप है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पहुंचता है, जिससे कि वहां पर जो है इस प्रकार के सोलर सेल लगाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसी विद्युत ऊर्जा को इन सभी उष्णकटिबंधीय देशों में समान रूप से वितरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक। ये दोस्तों सत्यपाल मलिक जो कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में ये गोवा के राज्यपाल थे।
लेकिन अब इनको केंद्र सरकार ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया है और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक और गोवा के राज्यपाल हैं कौन, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 के लिए किस कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ड्रीम 11। ये दोस्तों ड्रीम 11 पिछले साल आप वीवो IPL सुनते होंगे, लेकिन वर्तमान में भारत और चीन के जो है तनाव चल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जो है भारत से जो है अधिकतर क्षेत्रों से चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने की मुहिम चल पड़ी है। इसलिए IPL से भी वीवो को आउट करते हुए नई कंपनियों को निमंत्रित किया गया था और पतंजलि, IPL, बाइजू, वेदांतु इस प्रकार की कई कंपनियां दौड़ में थीं, लेकिन अंत में 222 करोड़ रुपए की धनराशि अदा करके ड्रीम 11 IPL 2020 के लिए इसने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। तो आप इस बार देखेंगे कि ड्रीम 11 IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीते दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी भारत। भारत दोस्तों जैविक किसानों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, ये जैविक किसान क्या है? यानी कि वे किसान जो खेती करते समय जो है प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि घरेलू कचरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, गोबर हो गया, घास हो गई, खाद हो गई, प्राकृतिक यानी कि कोई भी रासायनिक पदार्थ उर्वरक इनका यूज ज़्यादा वो नहीं करते हैं या नगण्य मात्रा में करते हैं, तो उन्हें जो है जैविक किसान कहा जाता है। और भारत में इनकी संख्या अधिकाधिक है। और भारत में भी अगर पर्टिकुलर राज्य की बात की जाए तो सिक्किम जो है जैविक किसानों की संख्या के मामले में प्रथम राज्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रोजगार प्रदान करने के लिए कोरमो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने दोस्तों कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अगर कोई वैकेंसी खाली है तो आप इसको इस ऐप में आप जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक स्वच्छ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदौर। दोस्तों लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर जो है भारत का सबसे अधिक स्वच्छ शहर बन गया है और इसने जो अब अगले साल के सर्वेक्षण के लिए अपनी कमर कस ली है और अगले साल फिर से इस पायदान को पाना चाहता है। तो पहले स्थान पर तो इंदौर है और दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। तो आपको टॉप 3 रैंक याद रखनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। ये दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही इस साल का फार्मूला 1 यानी F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के ये विजेता भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए साइकोकेन नामक उपकरण किस संगठन ने विकसित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डी स्केलिन। ये दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित एक निजी संस्था है जिसने एक उपकरण बनाया है कोविड-19 को रोकने के लिए जिसका नाम है साइकोकेन। ये दोस्तों डॉक्टर विजय कुमार जो कि इस संस्था के प्रमुख हैं, डी स्केलिन संस्था के, अपने हाथ में ये जो एक छोटा सा जो ड्रम जैसा पकड़े हुए हैं यही है साइकोकेन। इसको क्या होगा कि आप इसको एक जगह रख देंगे तो ये जो है अपने एरिया जहाँ रख देंगे तो ये चारों ओर जो है 10,000 घन मीटर तक जो है उच्च क्षमता के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जिससे कि अगर आसपास कोविड-19 के वायरस होंगे, कीटाणु होंगे तो उनको ये पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। इसकी लागत दोस्तों 30 से 35 हज़ार रुपये तक की होगी और भारत में पश्चिम बंगाल के निकट इसको बनाने के लिए कारखाना भी स्थापित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना चाहिए कि साइकोकेन नामक उपकरण
कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास ये वाराणसी के पास ये रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की घोषणा कर दी है। अब इसी के आगे एक रेलवे स्टेशन होगा जिसके नाम होगा वाराणसी रेलवे स्टेशन। यानी कि अगर आपको भोले बाबा की नगरी में उतरना है तो आपको यहाँ बनारस में उतरने की जरूरत नहीं है, आपको इस बनारस के आगे स्टेशन आएगा वाराणसी, वहाँ उतरना है। जबकि ये तो इसका नाम है बदल के मंडुआडीह कर दिया गया है बनारस। तो आपको इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? इसका यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉनी ओसुलिवान। ये दोस्तों यूएसए के रॉनी ओसुलिवान, जिन्होंने इस साल का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, राजीव कुमार। राजीव कुमार ने अशोक लवासा का स्थान लेते हुए ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। तो अशोक लवासा किधर गए दोस्तों? क्योंकि उनका अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उनको 2022 तक चुनाव आयुक्त के पद पर रहना था, लेकिन उन्हें जो है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसलिए एक पद रिक्त हो गया था और उसी पद के रिक्त की पूर्ति के लिए जो है राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल संकट से किसानों को राहत देने के लिए इजरायल से समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों जल संकट से किसानों को राहत देने के लिए इजरायल से समझौता किया है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेलखंड नामक एक क्षेत्र है जहाँ पर वह अति सूखा प्रभावित इलाका है और वहाँ के किसान सूखे की समस्या कई दशकों से झेल रहे हैं। तो राज्य सरकार ने इजरायल के साथ जो है समझौता किया है। अब इजरायल अपनी नवीन तकनीकों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा, वहाँ के किसानों को ड्रिप तकनीक और स्प्रिंकल सिंचाई तकनीकों को बताएगा, जिससे कि वहाँ पर कम पानी लगाकर अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्विनी भाटिया। ये दोस्तों अश्विनी भाटिया, जिन्हें एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2022 तक के लिए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर का एक रोपवे बनाया गया है और ये अभी तक का भारत का सबसे लंबे नदी में रोपवे है। इसको बनाने में लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो आपको याद रखना है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, या फिर आप शॉर्ट के लिए मैरिके लुकास भी याद रख सकते हैं, जो कि नीदरलैंड के राइटर हैं। इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के रूप में चुना गया है, या कह सकते हैं कि इनकी पुस्तक को मान बुकर 2020 दिया गया है। आइए देखते हैं अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो दोस्तों 1 से 7 अगस्त तक जो है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, यानी कि एक स्वस्थ ग्रह के लिए
स्तनपान का समर्थन करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्तनपान न होने के कारण शिशु को आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्तनपान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त के मध्य विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 अगस्त। तो दोस्तों, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और यह हर साल जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब चूंकि इस साल 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा थी, इसलिए 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जापान ने परमाणु बम जो है हिरोशिमा पर गिरा दिया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ताकि देश के जितने भी हथकरघा उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं उनको पहचान दिलाई जा सके और उनके बारे में सम्मान बढ़ाया जा सके। 8 अगस्त को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिरोशिमा पे बम गिराने के बाद 3 दिन बाद फिर से 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर बम गिरा दिया था। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और यह संदेश दिया जाता है कि सभी देश जो है आपस में अंतर्राष्ट्रीय शांति का पालन करते हुए रहें। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और सभी विश्व के युवाओं से यह आग्रह की जाती है कि अपनी शक्ति को पहचानें और इस दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। और 12 अगस्त के दिन ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की अपेक्षा ये होती है कि एशिया और अफ्रीका के हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अंग की ज़रूरत होती है तब उस समय हमें अंगदान के महत्व का पता चलता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 20 अगस्त 1944 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और इसी दिन भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 21 अगस्त के दिन विश्व में बुजुर्गों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्तमान में कई युवा साथी हमारे बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें समुचित सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है अमेरिका की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त के दिन जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इसी दिवस पर दोस्तों हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति ने 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए अब देखते हैं अगस्त 2020 में प्रकाशित कुछ मुख्य पुस्तकें। तो पहली पुस्तक है सियासत में सदस्यता। ये पुस्तक दोस्तों लिखी है विजय कुमार चौधरी ने, जो कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों को समेटते हुए एक पुस्तक में इसको सार दिया है, संग्रहित किया है, जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए। दूसरी पुस्तक लिखी है विरल आचार्य ने, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और इनकी पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने देश भर के बैंकों में जो एनपीए बढ़ता जा रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि कोई कर्ज ले लेता है और नहीं चुकाता है तो बैंक पे जो है एनपीए बढ़ जाता है, तो इस समस्या को समेटते हुए इन्होंने इस पुस्तक में इसको लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है द इंडियन वे। इसे वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने 1947 से अब तक देश
क्या घटनाक्रम में क्या परिवर्तन आया है, क्या सुधार हुए हैं आज़ादी के बाद से। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि भारत ने किस प्रकार आज़ादी से लेकर अब तक का सफ़र तय किया है। द इंडियन वे में एस जयशंकर ने बताया है। अजय पाल लांबा जो कि एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और इनकी पुस्तक है गनिंग फॉर द गॉडमैन, क्योंकि इन्होंने भारतीय संत तो नहीं कहेंगे, भारतीय दुराचारी आसाराम को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कैसे इन्होंने उसको पकड़ा, कैसे उसने बर्ताव किया, इसको अनुभवों को समेटते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है ग्रांड माज बैग ऑफ स्टोरी। सुधा मूर्ति दोस्तों इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और वर्तमान में यह कई सामाजिक प्रतिष्ठानों को भी आगे बढ़ा रही हैं। इन्होंने ही बच्चों के लिए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ग्रांड माज बैग ऑफ स्टोरीज। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और खूब शेयर करें। थैंक यू।